Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our polity lectures, आज हम बात करेंगे पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ए लगा है किसी भी नाम के साथ, चाहे कोई आर्टिकल हो, अब तो एक पार्ट के साथ ही कैपिटल ए लग गया। इसका मतलब कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और बाद में ऐड किया गया था। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे थोड़ा सा कंटेक्स्ट, किस तरह से ये इंसर्ट हुआ और फिर इस आर्टिकल के बारे में। तो पार्ट 4A आता है इमरजेंसी के दौरान। अब देखिए, देश में 3 बार इमरजेंसी लगाई गई। सबसे पहले 1962 इंडिया चाइना वॉर के टाइम, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम, और उसके बाद थर्ड इमरजेंसी आर्टिकल 352 को इन्वोक करते हुए। आर्टिकल 352 इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है जिसको हम आगे समझेंगे। पीएम इंदिरा गांधी ने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को, फखरुद्दीन अली अहमद को, कि भाई आप इमरजेंसी इम्पोज कर दीजिए। और 25 जून 1975 की वो डेट थी जब पूरे देश में रातों रात इमरजेंसी लगा दी गई। इसमें क्या हुआ, इसको कहा जाता है कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारी फ्रीडम का ये सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पीरियड है, क्योंकि इस दौरान जो लोग इमरजेंसी को अपोज कर रहे थे, और पता नहीं कितने ही सारे पॉलिटिकल लीडर्स, उन सबको अरेस्ट कर दिया गया था। प्रेस तक पे, न्यूज़पेपर, इन सब पे भी कर्ब्स लगा दिए गए थे। एनीवेज, इमरजेंसी इज अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। फॉर नाउ व्हाट वील अंडरस्टैंड इज 1975 से 77 तक इमरजेंसी रही, और इसी बीच 1976 में गवर्नमेंट को लगा कि भाई लोग कुछ ज़्यादा ही राइट्स की बात कर रहे हैं और अपनी ड्यूटीज़, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उनको भूल चुके हैं। तो अब एक ज़रूरत है कि हम लोगों को ये चीज़ याद दिलाएं, और इसीलिए इन्होंने 1976 में एक कमिटी बनाई, स्वरण सिंह कमिटी, जिन्होंने कहा, एक रिकमेंडेशन जो सबसे मेजर दी वो ये थी कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग पार्ट, अलग चैप्टर बनाए फंडामेंटल ड्यूटीज पे। इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ और रिकमेंडेशंस जो दी थी वो ये था कि जो टैक्स पे करना है वो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हो जाए। इन फंडामेंटल ड्यूटीज को आप लीगल, मतलब एनफोर्सेबल बनाए कि अगर लोग इसको नहीं कर रहे हैं तो उस पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो एनीवेज, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, जिसको हम खुद एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स में चेंजेस हुआ था। उन्हीं में से एक है 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे है, लेकिन जो इसको एनफोर्सेबल बनाने की, यानी पेनाल्टी इंपोज करने की बात की गई, या फिर जो टैक्स वाला जो प्रोविजन था, उन सबको इसमें ऐड नहीं किया गया है। कुल मिलाकर 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई। अब ये आर्टिकल कैसे लिख रहे थे कि आर्टिकल 51 तो तक, ठीक है, 51 था हमारा डीपीएसपी तक, ये आ गया 51A। ए का मतलब क्या हो गया, एक नया पार्ट, ठीक है। ये आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A, ठीक है। 10 ड्यूटीज, और इसमें जो ड्यूटीज है सब क्लॉजेज है, हमेशा ABCD होता है, A to J। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई, लेकिन जो हमने भी रिसेंटली डीपीएसपीज में भी कवर करा था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11th फंडामेंटल ड्यूटी यानी अल्फाबेट स्मॉल k ऐड हो गया था। अब क्विकली हम एक बार समझते हैं कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है और क्या ये ड्यूटीज कहती हैं। टाइटल है फंडामेंटल ड्यूटीज। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब सबसे पहले वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, किस पे एप्लीकेबल है, ऑल द सिटीजन्स। जिस तरह से हमने देखा कि भाई फंडामेंटल राइट्स कुछ सिटीजन्स के लिए थी, नॉन सिटीजन्स के लिए थी, है ना, ये टोटली सिटीजन्स पे ही एप्लीकेबल है। ए, फर्स्ट ड्यूटी क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ए से याद रखिए, ए फॉर अबाइड, ठीक है। हम ट्रिक्स को भी समझेंगे साथ साथ। ए अबाइड, अबाइड किससे करना है, क्या हमें फॉलो करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को। और इस पूरे फंडामेंटल ड्यूटी में एज सच कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, जो लिखा है वही है, इसीलिए आई विल फोकस कि इसकी ट्रिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। तो ए फॉर अबाइड से पहली ड्यूटी। अब आता है बी। बी से हमें क्या याद रखना है, बापू, गांधी, है ना, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, ये सब कौन थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स। तो टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो बी से बापू, बी से आ जाता है हमारा
कि नेशनल स्ट्रगल जो हुई थी उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, उसके जो आइडियल जो लोग महात्मा गांधी ने, बापू ने दिए, उन सबको फॉलो करना है। सी को हम कैसे लिख सकते हैं? SI करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी सुई, एक ही बस इकलौती यही एक है जिसके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल एक शॉर्ट फॉर्म बनता है। सी सुई से याद रखिए, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को आपको प्रमोट एंड अपहोल्ड करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रमोट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सी। देन कम्स डी से आता है डिफेंड। क्या डिफेंड करेंगे आप? द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वेन एवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब देखिए डिफेंस के लिए क्या हो सकता है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है कि भाई देश को सेफ्टी की जरूरत है और आपकी जरूरत है, आप चलिए, तो ये आ जाएगा डी, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। देन ई से क्या होता है? इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women। तो ये क्या बात कर रहा है? इक्वालिटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए रिलीजन में, लैंग्वेज में, रीजन में, है ना। तो ई से इक्वालिटी का प्रोविजन आ गया, हार्मनी हो, और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी ऑफ वुमेन को हमें रिनाउंस करना है। नेक्स्ट एफ से होता है फोर्ट। अब फोर्ट क्या है हमारा? रिच हेरिटेज। तो क्या लिखा है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जितने भी फोर्ट, आमेर फोर्ट आपने देखे होंगे, तो रिच हेरिटेज को हमें प्रिजर्व करना है। जी से क्या आता है? ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। ग्रीन इंडिया मतलब इन्वायरमेंट की बात हो रही है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के लिए प्रोविजन है कि भाई सबका ध्यान रखना है, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उसको भी हार्म नहीं करना, कंपैशन के साथ देखना है। एच से सबसे फेमस साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा। अब ये है साइंटिस्ट, तो एच से होमी जहांगीर भाभा, और ये क्या है? साइंटिस्ट, साइंस की बात हो रही है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि अंधविश्वासों में नहीं घुस जाना है सीधे, थोड़ा हमें साइंटिफिक टेम्पर, दिमाग का यूज करना है, ह्यूमनिज्म का यूज करना है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग एवरीथिंग, वी मस्ट डेवलप इंक्वायरी, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की क्या वजह है ना, और अगर वो चीज गलत है तो भाई रिफॉर्म करिए। देन आई से क्या है? कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? ISIS, है ना। अब ISIS एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है भाई? प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, वायलेंस फैलाती है ना। तो हमें क्या करना है? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। देन कम्स जे से बहुत सारे आप अल्फाबेट से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जंपिंग हो सकता है, या जे से हमारे जडेजा, ठीक है, क्रिकेटर जो इतने एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट मतलब एक्सीलेंस, तो स्ट्राइव towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। अब जडेजा याद रखिए, जंपिंग से ओलंपिक्स याद रखिए, क्रिकेट याद रखिए, बस ये ध्यान रखिए स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस होना चाहिए सारे ही स्फीयर्स में, ठीक है, ताकि क्या हो, जो हमारा देश है वो आगे जाके बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच सके और अचीवमेंट्स मिले। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी 11th ड्यूटी के। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? या तो आप 11th ड्यूटी को याद रखिए, एक और एक, ठीक है, हम दो हमारे दो वाला हाल, या फिर के से होता है नॉलेज, और नॉलेज कहां से मिलती है? एजुकेशन। तो के क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वर्ड बिटवीन द चाइल्ड एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। इसको हम डिटेल में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ऑलरेडी समझ चुके हैं, इससे क्या क्या ऐड हुआ था। अभी के लिए ये जानना जरूरी है क्या ऑब्जेक्टिव है इन फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने का। तो सबसे पहला, टू वॉर्न अगेंस्ट ऑल द एंटी सोशल एक्टिविटीज जो आजकल लोग बहुत ज्यादा खुलेआम कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या लिखा है कि भाई हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, सबको आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, इसमें सब कुछ क्लियरली वार्निंग लिखी गई है। देन इट इज अ रिमाइंडर ऑल्सो ऑफ आवर ड्यूटीज, जैसा कि गवर्नमेंट ने भी कहा था कि भाई लोगों को याद दिलाना जरूरी है कि जब आप अपने हक की बात कर रहे हैं तो आपको ड्यूटी भी तो है। आप देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल है, आप उम्मीद कर रहे हैं कल को आपकी किसी से लड़ाई ना हो, है ना, तो दोनों साइड से सेम चीज होनी चाहिए, एफर्ट्स होनी चाहिए। आप जाके उनसे बस मांग किए जाए, ठीक है, अपनी कोई ड्यूटी को फुलफिल ना करें, उन्हें तंग करें, और सामने से आप उम्मीद कर रहे हैं सब कुछ मिलता जाए, ऐसा नहीं होता।
तो इट हैज टू बी बोथ साइडेड एफर्ट. फंडामेंटल राइट मांग रहे हैं तो साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी होना चाहिए. दे आर जस्ट द सेम साइड ऑफ द कॉइन. प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट. तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं. क्यों मेंशन किए? क्योंकि एग्जैक्टली इस तरह से ही आपको पूछे जाते हैं अक्सर कि क्या सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज की, या फंडामेंटल ड्यूटीज पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इसको इंट्रोडक्शन में या कहीं पे बॉडी में कोट कर सकते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये नॉन एनफोर्सेबल हैं. मतलब अगर आप ये ड्यूटी फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको कोर्ट में ले जाके आपको सू नहीं किया जा सकता, आप पे केस नहीं हो सकता. इसीलिए इनको सैंक्शनलेस ड्यूटीज भी कहा जाता है. लेकिन पार्लियामेंट ने टाइम एंड अगेन क्या करा है, इन सारी ही ड्यूटीज के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई एक्ट लेके आ गए हैं. अब देखिए एक्ट आ गया है तो एक्ट के अलग प्रोविजंस होते हैं, उसमें पेनाल्टी का, पनिशमेंट का सारा कुछ लिखा होता है ना. तो एक एग्जाम्पल क्या है, पार्लियामेंट बहुत सारे एक्ट्स लेके आई है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया. ठीक है, अब अगर आप किसी चीज को हार्म कर रहे हैं, इनके प्रोविजंस के खिलाफ जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप पे केस हो सकता है. नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड सम केस लॉज. ये बिजॉय इमैनुअल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के दौरान, इसको ही फिर से रेफर करेंगे. बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. बहुत ही फेमसली इसको नेशनल एंथम केस कहा जाता है, जिसमें ये भाई बोला गया कि जो पेटिशनर था उसने ये कहा कि अगर हम नेशनल एंथम नहीं गाना चाहते, वी कैन नॉट बी फोर्स्ड टू सिंग द नेशनल एंथम, है ना. एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि ऑफ कोर्स इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी कि आपको ऐसा करना ही करना है. जिस सबको देखते हुए पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पास किया. अब नो मैटर आपकी फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सिबल है नहीं है, फंडामेंटल राइट में रिलीजन के लिए क्या क्या राइट दी गई है, आप अगर इस एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ काम कर रहे हैं तो इस एक्ट के अंडर आपको सजा हो सकती है. नाउ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये एक केस ऐसा है ना जिसको आप अलग से कहीं नोट कर लीजिए. इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने ही जगह ये यूज होने वाला है. तो 1983 का एक केस था जिसमें राइट टू एंजॉय पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 51A(G), अब याद बार बार आपको रेफर करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज खोलने की जरूरत नहीं है. G का मतलब क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन एनवायरमेंट. ग्रीन मतलब नेचुरल एनवायरमेंट की बात हो रही है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का क्लॉज है. तो इसने कहा कि भाई आप लेसन्स इंट्रोड्यूस करें ऑन द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट. कोर्ट ने ये एक डायरेक्शन दिया था गवर्नमेंट को. और फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, मैंने जैसा बताया ये सारे ही एक्ट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसी एक फंडामेंटल ड्यूटी के लिए लीगल प्रोविजंस बना दिए गए हैं, है ना. सो इन शॉर्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A was added by 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ओरिजिनली 10 ड्यूटी थी, बाद में 11वीं भी ऐड कर दी गई. अल्फाबेट स्मॉल a से स्मॉल k तक है. क्विकली एक बार हम सारी ट्रिक्स को रिवाइज कर लेते हैं. A से अबाइड, B से बापू, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक. C से सी, SIC या सुई, ठीक है, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी. D से डिफेंड, E से इक्वालिटी, F से फोर्ट, हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज. फिर G से ग्रीन इंडिया, ग्रीन एनवायरमेंट. H से होमी जहांगीर भाभा, साइंस, साइंटिफिक बात हो रही है. I से ISIS जो वायलेंस फैलाता है उसे हमें रोकना है. और J से जडेजा, जंपिंग, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एक्सीलेंस लेना है हमें. K से नॉलेज, नॉलेज यानी एजुकेशन से रिलेटेड ये फंडामेंटल ड्यूटी है. आई होप इन सारी ड्यूटीज को आपको इजी हो गया होगा याद करना, और समझ भी आ गया होगा क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या रिलेटेड केस लॉज है. वी विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो सुपर सून. थैंक्स फॉर वॉचिंग.